हेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवालात को डिस्कस करेंगे, बहुत मुख्तसर से सवालात को, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो दो सवालात हैं, एक तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है सवाल, और एक आपके पास पेपर का क्वेश्चन है मई जून 2022 का। पहले ज़रा हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? इसी से हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ज़रा इसको समझिएगा। अबीबा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग मतलब एंडिंग इन्वेंट्री। वही नहीं, वो कह रही है कि सॉरी, गलती से नीचे आ गई एंटी। वो ये कह रही है कि हमारे पास क्लोजिंग क्लोजिंग मतलब एंड पे हमारे पास कुछ इन्वेंट्री माल रखा हुआ है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी कि हमारे पास क्या माल रखा हुआ है, वो चेक कर लीजिए आप। दो आइटम्स हैं उनके पास, एक प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई है। यानी दो तरह की गुड्स हैं उनके पास। आपकी दुकान में, आपके कारोबार में ज़रूरी नहीं है कि एक ही किस्म का माल हो, मुख्तलिफ़ किस्म के माल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास सिर्फ लैपटॉप हो, मेरे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। तो बहुत सारे आइटम्स हैं मेरी दुकान पे। दुकान एक चीज़ है, मतलब दुकान एक है, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो अलग अलग किस्म की है। आप इम्तियाज़ चले जाएँ, चेस चले जाएँ, वहाँ तो हज़ारों की तादाद में आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है? तो बहरहाल मेरे पास फ़िलहाल दो ही आइटम है, प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मैंने अपनी दुकान में जब काउंट किया था, प्रोडक्ट एक्स के मेरे पास 200 यूनिट्स मौजूद है और प्रोडक्ट वाई के मेरे पास 2000 यूनिट्स मौजूद है। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट का मतलब जब मैंने इन्हें ख़रीदा था तो ये मुझे ख़रीदने के बाद कितने के पड़े थे, मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट बता दी गई है। तो प्रोडक्ट एक्स जो मुझे पड़ा था, जो माल मुझे पड़ा था, वो $1 का एक यूनिट पड़ा था। $1 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट जो है मुझे $1 का पड़ा। प्रोडक्ट वाई मुझे पड़ा था एक यूनिट $2 का। एनआरवी से मुराद ये है कि अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो सेल होने के बाद जो मुझे इससे पैसे हासिल होंगे, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, प्रोडक्ट एक्स से मुझे हासिल होंगे एक यूनिट पर $1.8, और प्रोडक्ट वाई से मुझे हासिल होंगे $1.9। ठीक है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, थोड़ी सी और बात समझते हैं। अच्छा, यहाँ ज़रा गौर से देखिए कि प्रोडक्ट एक्स जो मैंने ख़रीदा है वो $1 का ख़रीदा है, लेकिन जब इसे बेचूंगा तो मुझे इससे $1.8 मिल जाएंगे, यानी इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। प्रोडक्ट वाई मैंने ख़रीदा है $2 का, लेकिन जब इसे बेचने जा रहा हूँ तो इससे मुझे $1.9 जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें सहन में रखिएगा। 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई वर डैमेज्ड एंड अनसेलेबल। जो मेरे पास प्रोडक्ट वाई के 2000 यूनिट्स थे, इस 2000 यूनिट्स में से 200 यूनिट्स ऐसे हैं जो डैमेज हो गए, कंप्लीट डैमेज हो गए हैं, और उससे मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा। अनरियलाइजेबल, रियलाइजेबल का मतलब मैंने आपको बताया था हासिल होना, यानी पैसा हासिल हो जाए अगर तो रियलाइजेबल। कह रहे हैं अनरियलाइजेबल, कुछ भी हासिल नहीं होगा। कबाड़ी वाले भी नहीं ले रहा, अरे बहुत कचरा वाले बिल्कुल। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अबीबाज इन्वेंट्री। आप ये बताइए कि अबीबा के पास इस वक्त कितने रुपए का माल है, यानी कितना डॉलर्स का माल उसके पास मौजूद है। ठीक है, वे बता रहे थे। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट एक्स, मेरे पास एक प्रोडक्ट एक्स है और एक मेरे पास प्रोडक्ट वाई है, ये दोनों नाम मैंने यहाँ लिख दिए। अब प्रोडक्ट एक्स के याद रखिए मेरे पास यूनिट्स कितने, ये ज़रूरी समझ लें। प्रोडक्ट एक्स के मेरे पास 500 यूनिट्स मौजूद है। प्रोडक्ट वाई के कितने हैं? जिसकी वैल्यू हो वही काउंट कर सकता हूँ ना मैं। तो प्रोडक्ट वाई के वैसे तो मेरे पास 2000 यूनिट्स है, लेकिन 2000 में से 200 यूनिट्स बिल्कुल बेकार है, मतलब कचरा, कबाड़ी वाला भी नहीं ले रहा, ये हालत है उसकी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट वाई के मेरे पास सिर्फ 1800 यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि 2000 में से 200 यूनिट्स तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के ही नहीं है। तो वो 200 यूनिट्स जब किसी काम के नहीं है तो इसका मतलब उससे मुझे कोई पैसा भी हासिल नहीं होगा। जब पैसा हासिल ही नहीं होना तो मैं उसको वैल्यू किस कीमत पे करूं, किस क्या कहूं कि क्या चीज़ है मेरे पास। अगर मेरे पास एक डेड मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है या डेड लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कोई लेने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ मेरे पास कुछ है? यही मान के चलूँगा ना, मेरे पास नहीं है कुछ मेरे पास। तो आप भी यही मान के चलेंगे कि आपके पास जो 2000 यूनिट्स है उसमें 200 यूनिट्स तो बेकार है। तो इसका मतलब आपके पास 1800 यूनिट्स मौजूद है। अच्छा भाई, अब प्रोडक्ट एक्स की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट का कॉलम है, वो क्या है? $1। ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। प्रोडक्ट एक्स की जो कॉस्ट है वो है $1 और इसकी एनआरवी है 1.8। प्रोडक्ट वाई की जो कॉस्ट है वो है $2 और प्रोडक्ट वाई की जो एनआरवी है वो है 1.9। ठीक। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपनी चीज़ को, अपनी इन्वेंट्री को उस वैल्यू पर काउंट करेंगे जो दोनों में से लो होगी। कॉस्ट लो है तो कॉस्ट पे काउंट कीजिए, और अगर एनआरवी लो है तो एनआरवी पे काउंट कीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स की अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट एक्स की
कॉस्ट कम है और एनआरवी इसकी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा वैल्यू पर तो काउंट ही नहीं करना, खुशफहमी का शिकार ना हो जाइएगा भाई कभी भी, हाँ बुरी बात हो जाती है। तो कम वैल्यू पर काउंट कीजिए। तो कम वैल्यू कौन सी है इसकी, कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे कि आप ये बोलेंगे मेरे पास 500 यूनिट्स हैं और एक यूनिट जो है वो $1 का, $1.8 का बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं $1 पे काउंट करूँगा। तो क्या करेंगे आप, $500 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे $1 से, ठीक है। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कीमत आई थी 500। मैं आज की यहाँ कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने $500 को मल्टीप्लाई किया है $1 से, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या किया है, ठीक। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट वाई पर आते हैं। प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट ज़्यादा है और इसकी एनआरवी कम है। कानून ये कहता है कि जो भी वैल्यू कम हो उस पर काउंट कर लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, $1800 को मल्टीप्लाई करेंगे अब एनआरवी से, क्योंकि इसकी एनआरवी लो है। तो कीमत आई थी $3420। ठीक है भाई, ये थोड़ी गंदी सी हो गई है, बहरहाल जैसी भी है। क्या किया आपने, $1800 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया आपने $1.9 से, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप अपनी इन्वेंट्री काउंट कीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिए वैल्यू को। तो अब आप कहते हैं कि मेरे पास $3920 का माल मेरे पास मौजूद है, यानी जो टोटल मेरे पास माल है दुकान में, गुड्स है, इन्वेंट्री है, उसकी टोटल कीमत कितनी बनती है, $3920। ठीक है जी, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है। नाला, ये गंदा नाला कौन सा होता है भाई, बहरहाल नाला जो भी है, नाला इज अ ट्रेडर हु बायज एंड सेल्स स्टेशनरी। स्टेशनरी का कारोबार है इनका। अच्छा, ये भी आंटी है। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर इन्वेंट्री एट 28 फरवरी 2022, यानी कि फरवरी के लास्ट में, फरवरी के एंड में उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उनके पास ये 4 किस्म का माल मौजूद है। पैक ऑफ पेपर्स, यानी पेपर्स सेल करती है वो। पैक ऑफ एनवलप्स, एनवलप्स भी है। नोट पैड्स हैं और पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है। कितने कितने यूनिट्स हैं वो आपको बता दिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट, यानी किस कीमत पर उन्होंने उसे खरीदा था। फिर एक और कॉलम आ गया, कैरेज इनवर्ड पर यूनिट, खरीदने के बाद किराया भी देना पड़ा, कहीं पे देना पड़ा, जैसे यहाँ पर किराया नहीं देना पड़ा, यहाँ किराया नहीं देना पड़ा, सॉरी यहाँ देना पड़ा, यहाँ देना पड़ा, और यहाँ किराया नहीं देना पड़ा। कहीं किराया देना पड़ा और कहीं किराया नहीं देना पड़ा। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी जब उसे बेचने जा रही हैं तो वो माल कितने का बिक रहा है, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस पर, सॉरी सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट, प्राइस कह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस किया, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट। अगर कोई माल डैमेज हुआ, जैसे शायद एनवलप में कुछ गड़बड़ हुई, तो उन्होंने उस पर जो है वो किसी को बेचने के लिए उस पर पैसा खर्च किया, $1.5। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी अगर उसे वो सेल करती हैं तो इस कीमत पर सेल हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं, कैरेज भी पढ़ चुके हैं। सेलिंग एक्सपेंस यानी बेचने से रिलेटेड जो ज़रूरी खर्चा, और सेलिंग प्राइस यानी जिस कीमत पर बिकेगा, ठीक है। अब वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये बता दीजिए कि नाला आंटी के पास फरवरी 28 पर इस वक्त कितने डॉलर्स का माल मौजूद है, ठीक है। वे बता रहे थे, पहले तो हमें ये बताना है कि उनके पास क्या क्या माल है, इन्वेंट्री बताते हैं। एक है पैक ऑफ पेपर्स, ठीक है। फिर है पैक ऑफ एनवलप्स, फिर है पैक ऑफ नोट पैड्स, एंड देन बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। ये 4 उनके पास सामान मौजूद है। इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट मैं ऐसे कर दूं, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। अब उनके पास कितने यूनिट्स थे वो बता रहे थे। 240 यूनिट्स एक के हैं, और उसके बाद 225 अगले के हैं, फिर 150 इसके यूनिट्स हैं, और फिर 96 यूनिट्स जो है वो इसके हैं। ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ये सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कॉस्ट समझ लीजिएगा भाई। कॉस्ट का मतलब है जितने पे खरीदा वो कॉस्ट नहीं है, जितने का माल पड़ा वो उसकी कॉस्ट है। जैसे पैक ऑफ पेपर्स कितने डॉलर्स में आपने खरीदा, $4.5 में आपने इसे खरीदा है, और इसके लिए कोई किराया भी नहीं देना पड़ा, तो यानी कि ये माल आपको पड़ेगा टोटली $4.5 का, ठीक है जी। ये $4.5 का ही पड़ा। एनवलप्स, एनवलप्स आपने जो परचेज किया वो मिला तो है आपको $5.5 का, यानी दुकानदार ने आपको दिया $5.5 का, लेकिन दुकान से, जिस दुकान से ख़रीदा उस दुकान से अपनी दुकान तक लाने के लिए आपने $1 का उस पर किराया भी दे दिया। तो ये यानी कि जब माल आप तक पहुंचेगा तो ये आपको पड़ जाएगा $6.5 का, क्योंकि आपने इस पर किराया भी लगाया है। किराया आप इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कॉस्ट में किराया ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से नोट पैड, वैसे तो $4 का लिया आपने, दुकानदार से जब लिया तो $4 का उसने आपको दिया एक नोट पैड, लेकिन अपनी दुकान तक लाने के लिए एक नोट पैड के लिए आपने $2 खर्च किए, एक नोट पैड के लिए। तो ये नोट पैड जब आपको पहुंचेगा तो कितना डॉलर का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा $6 का, 6.0। इसको पॉइंट के बाद एक डेसिमल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इस पे भी कर लेते हैं, आखिरी वाले पे भी वही। और पेंसिल बॉक्सेस, ये आपको $3.5 का पड़ा, इस पर कोई किराया नहीं देना पड़ा, तो ये आपको $3.5 का, शायद अपनी गाड़ी में लेकर आ गए होंगे आप, ठीक है। तो इस पर भी ऐड कर देते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं एनआरवी पे। एनआरवी कैसे आती है? एनआरवी समझ लीजिए भाई। एनआरवी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस कितनी है, यानी कि जब ये पहला वाला माल है पेपर्स, पेपर्स अगर मैं सेल करता हूँ तो कितने में सेल होगा? ये $8 में, और इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी जो एनआरवी हो गई, जो सेलिंग प्राइस हो गई, वो कहलाएगी $8। इसको भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे ले जाता हूँ मैं। ठीक। अच्छा, एनवलप्स, एनवलप्स अगर मैं सेल करता हूँ तो वो $10 का सेल होगा, लेकिन $10 का सेल करने के लिए मुझे पहले उस पर कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, या किसी को कमीशन देना, कुछ भी हो सकता है, सेलिंग से रिलेटेड कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ेगा? $1.5। अगर सेल करता हूँ $10 में और खर्च करूँगा $1.5, तो क्या मेरे हाथ में $10 आएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, जो खर्चा है वो माइनस कर दीजिए, आपके हाथ में $8.5 आएंगे। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। ठीक। अच्छा, नोट पैड, इसके लिए कोई खर्चा नहीं देना पड़े, ये डायरेक्ट कितने का सेल होगा? $5 का, तो इसकी एनआरवी बन जाएगी $5। और पेंसिल बॉक्सेस, इसके लिए भी कोई खर्चा नहीं देना पड़ा, इससे डायरेक्ट कितना हासिल हो जाएंगे? $6, तो आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट $6। ठीक है। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पर। क्या करना है? यूनिट्स को इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पर काउंट करना है। अब चेक करेंगे कौन सी वैल्यू इसकी लो है, कॉस्ट लो है या एनआरवी लो है। आप बोलेंगे सर इसकी कॉस्ट लो है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है इसकी? 4.5, यानी आप ये बोलेंगे कि मेरे पास जो 240 यूनिट्स हैं वो 4.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, यानी आप उसकी जब वैल्यूएशन करेंगे तो $4.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको अकाउंटिंग फॉर्म में लेकर आ जाऊँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे बराए मेहरबानी प्लीज़, वैसे हमारे पास बहुत टाइम है अभी। ठीक है, ये हो गया डन। तो ये हो गया $1080। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अब जब आप इस पर आते हैं एनवलप्स पे, तो इसकी कॉस्ट है कितनी? 6.5, और एनआरवी कितनी है? 8.5। दोनों में से कौन सी वैल्यू लो है? कॉस्ट लो है, तो आप इसे काउंट करेंगे कॉस्ट पे। तो 225 मल्टीप्लाई बाय इसकी कॉस्ट है 6.5, मल्टीप्लाई क्या? तो 1463। क्या गंदा सा आंसर क्यों आ रहा है? नहीं, ये शायद डेसिमल का कुछ इशू होगा, ये राउंड कर दिया इसने। हाँ देखा, ये राउंड कर दिया भाई साहब ने हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं आता हूँ नोट पैड पे। नोट पैड की कॉस्ट देखें तो 6 है, और इसकी एनआरवी देखें तो 5 है। अब दोनों में से क्या लो है? सर एनआरवी लो है। तो जो भी लो हो हमें अपने यूनिट्स को उस वैल्यू पर काउंट करना है। तो यूनिट्स है मेरे पास कितने? 150। अब मैं बोलूँगा मेरे पास जो 150 नोट पैड्स हैं वो वैसे तो $6 के पड़ा है मुझे, लेकिन मैं उसे काउंट करूँगा $5 पे, क्योंकि मुझे हासिल कितने होंगे? $5। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कीमत बन जाती है $750। ठीक। इसी तरीके से पेंसिल बॉक्सेस में देखिए तो इसकी एनआरवी ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट क्या है? कम है, 3.5। तो किस वैल्यू पर काउंट करेंगे? आप इसे काउंट करेंगे कॉस्ट पे, जो भी वैल्यू कम होगी। तो ये बन जाते हैं 336। कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं। अच्छा, उसके बाद आप इसे कर लेंगे टोटल। टोटल कितना आता है इसका? तो टोटल बनती है इसकी कॉस्ट $3628.5। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो इस वक्त टोटल माल मौजूद है, टोटल जो इन्वेंट्री मौजूद है, उसकी टोटल कॉस्ट है $3628.5। ठीक है, यहाँ पर क्या समझने वाली बात थी? समझने वाली बात ये है कि हम अपने हर यूनिट को सिर्फ कॉस्ट या सिर्फ एनआरवी पर काउंट नहीं करते, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, और इन दोनों में से जो भी वैल्यू लो होगी अपने माल को उसी कीमत पर काउंट कर लीजिए। दैट्स इट, ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज टू वैल्यू इन्वेंट्री। कौन सा प्रिंसिपल आप यूज़ करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए? वो हमने पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल यानी कि इसको करने का मकसद क्या है कि कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करके लोअर वैल्यू पर काउंट करने का मकसद क्या है? वो मकसद है प्रूडेंस। और प्रूडेंस हमें ये बताता है कि आप कभी भी अपने माल को, यानी कभी भी अपने एसेट्स को या अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट यानी ज़्यादा कीमत पर रिकॉर्ड ना कीजिए। यही हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हमें अपने माल को यानी अपने एसेट्स को, अपनी इन्वेंट्री को कम से कम कीमत पर लिखने की कोशिश की है, ताकि हम किसी खुशफहमी का शिकार ना रहें, अपने डिसीजन मेकिंग पे हम कंट्रोल रखें। अगर हम अपने माल को ज़्यादा कीमत पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम यही समझेंगे कि हमारा माल ज़्यादा कीमत का है और ज़्यादा कीमत ही हमें मिलने वाली है, उसी हिसाब से आप डिसीजन करेंगे, और बाद में अगर ज़्यादा कीमत नहीं मिली तो फिर आपके डिसीजंस पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बस यही इस चैप्टर का मकसद है कि अपने एसेट्स को यानी अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो भी लो हो उस पर रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास आज का बेसिक बहुत ही बुनियादी सा सवाल। इसी से रिलेटेड हम इंशाल्लाह अगली क्लास में एक और सवाल डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए आप इतना रखेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।